हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 26 मई 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड थायराइड डे, विश्व थायराइड दिवस, ये किस डेट को हर वर्ष मनाया जाता है? तो वर्ल्ड थायराइड डे ये हर वर्ष 25 मई को मनाया जाता है। कब? 25 मई को। ये देख लीजिए, हर बार की तरह इस बार भी 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे मनाया गया। स्टार्टिंग कब हुई थी? 2008 में। 2008 से हर वर्ष 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जा रहा है। इस बार थीम क्या है इसका? थीम देख लीजिए आप, मदर बेबी आयोडीन, द इम्पोर्टेंस ऑफ आयोडीन ऑन द वुमेन एंड हर बेबी। तो थीम याद रखिएगा, आयोडीन से रिलेटेड है वर्ल्ड थायराइड डे का। अच्छा, ये थायराइड होता क्या है? ये एक बटरफ्लाई यानी कि तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है जो कि हमारे गले में मौजूद होती है। कई बार बढ़ जाती है तो लोगों को दिक्कत होती है। हालांकि ये थायराइड जो ग्रंथि होती है ये मेटाबॉलिज्म में सहयोग करती है हमारी बॉडी के। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को मनाया जाता है। 25 मई को एक और दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट द्वारा कला क्षेत्र फाउंडेशन में कितने आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस को अपॉइंट किया गया है? तो कला क्षेत्र फाउंडेशन बोर्ड, इसमें रिसेंटली गवर्नमेंट ने 12 आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस को अपॉइंट किया है। ये देख लीजिए, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 जाने माने आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस को कला क्षेत्र फाउंडेशन बोर्ड इसमें शामिल किया है। कला क्षेत्र फाउंडेशन, ये देख लीजिए, ये आर्ट और कल्चरल एकेडमी है। कहाँ पे स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन्नई में स्थित है कला क्षेत्र फाउंडेशन। और आगे पूछेंगे तो आपसे पूछेंगे स्थापना कब हुई थी? 1936 में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना हुई थी, रुक्मणी देवी अरुणडले द्वारा और जॉर्ज अरुणडले। बाकी याद रखिएगा, 12 लोगों को कला क्षेत्र फाउंडेशन बोर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPI-IW कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, इसका बेस ईयर क्या है वर्तमान में? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, इसका बेस ईयर वर्तमान में है 2016। क्या है? 2016। चर्चा में इसलिए है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, इसको रिवाइज करने का फैसला किया है शेड्यूल्ड सेंट्रल सेक्टर के लिए। शेड्यूल्ड सेंट्रल सेक्टर मतलब अनुसूचित। कुछ सेंट्रल सेक्टर ऐसे हैं जहां के लिए वेरिएबल डियरनेस अलाउंस इशू किया जाता है, जारी किया जाता है। ये जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस है ये 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा और 105 रुपये पर डे से जाएगा, पर डे से लेकर 210 रुपये पर डे तक बढ़ेगा। तो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस हर फील्ड के लिए नहीं होता है, अधिसूचित सेंट्रल सेक्टर के लिए होता है, इतना याद रखिएगा। जैसे आपका डियरनेस अलाउंस होता है सेम वैसे ही होता है, जिसको टाइम टाइम पे रिवाइज करना होता है। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि VDA वेरिएबल डियरनेस अलाउंस को रिवाइज करेगा, 105 रुपये पर डे से 210 रुपये पर डे के बीच में रहेगा। CPI में आपको बता दूं, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। 2016 इसका बेस ईयर है, इतना याद रखिएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मतलब कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंपटीशन के लिए किस इंडियन IT कंपनी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है? तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंपटीशन के लिए TCS ने, किसने? TCS ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है। TCS का एक काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट है जिसका नाम है TCS कोडविटा। क्या है? TCS कोडविटा। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके लिए TCS को इस बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल दिया गया है। अच्छा, एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि जो 9th सेशन हुआ है TCS के TCS कोडविटा का, उसको किस कंट्री के लोगों ने जीता है? तो बेन अलेक्जेंडर, ये US के हैं और ये कोडविटा प्रोग्राम के टॉपर है या फिर उसको जीता है। TCS की बात करें, 1968 में स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। राजेश गोपीनाथ इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की जो ई कमेटी है उसने एक फ्री ई कोर्ट सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये जो फ्री ई कोर्ट सर्विस मोबाइल ऐप है सुप्रीम कोर्ट का, ये कितनी भाषाओं में अवेलेबल रहेगा? तो ये देख लीजिए आप, टोटल 14 लैंग्वेजेस में, 14 लैंग्वेजेस में ये मोबाइल ऐप अवेलेबल रहेगा। तो एग्जाम में अगर आपसे ये पूछेंगे ई कोर्ट इंडिया जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक मोबाइल ऐप है वो कितनी भाषाओं में अवेलेबल रहेगा? तो 14 लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का मोटो कई बार पूछते हैं, तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यतो धर्मस् ततो जयः। ये गीता से लिया गया है
बाकी आप ये देख सकते हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी है 2005 में इसका गठन किया गया था इंडियन जुडिशरी में। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आर्टिकल 142 के तहत जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की डिक्रीज को फॉलो करवाने की गारंटी देते हैं। यानी कि 142 जो आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी देता है कि वो कोई आदेश जारी करता है उसको लागू कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किस वर्ष स्थापना हुई थी? 1999 में। पहले इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में, बाद में इसका 2001 में हेडक्वार्टर कहाँ ट्रांसफर किया गया था? हैदराबाद में। तो ये देख लीजिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चर्चा में इसलिए क्योंकि फिनांस मिनिस्ट्री द्वारा जो FDI लिमिट बढ़ाई गई है इंश्योरेंस सेक्टर में उसको इशू कर दिया गया है। पहले इंश्योरेंस सेक्टर में FDI लिमिट थी 49%, जो कि अब बढ़कर हो गई है 74%। याद रखिएगा, FDI बोले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इक्विटी के रूप में कई बार होती है FDI, और ये हॉट मनी नहीं होती एक तरह से, रातों रात कोई नहीं निकाल सकता है FDI को, हालांकि FPI को रातों रात निकाला जा सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया FDI पर बहुत फोकस करती है। तो याद रखिएगा, इंश्योरेंस सेक्टर में FDI कितना हो गया है? 74%, पहले कितना था? 49%। IRDAI की बात करें, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1999 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। सुभाष चंद्र खुंटिया इसके क्या हैं? चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है PGA गोल्फ चैंपियनशिप, इसको फिल मिकेल्सन ने जीता है। किसने? फिल मिकेल्सन। जो एवेंजर मूवी थी उसमें फिल कोल्सन था, एक फिल कोल्सन, खैर छोड़िए, फिल मिकेल्सन, इन्होंने PGA गोल्फ चैंपियनशिप जीती है। आपको बताना है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो गोल्फ मोस्टली USA में फेमस है, तो बस इतना याद रखिएगा, USA से बिलोंग करते हैं। टाइगर वुड्स भी आप जानते हैं USA से थे। ये हैं फिल मिकेल्सन, USA से हैं, 50 वर्ष के हैं। इन्होंने PGA गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली है। सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, फिल मिकेल्सन PGA गोल्फ चैंपियनशिप, गोल्फ चैंपियनशिप को जीत लिया है। 6वीं बार ये चैंपियनशिप जीती है। पहली बार कब जीती थी? 2013 में ब्रिटिश ओपन को जीता था। बाकी ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ डे मई मंथ के किस मंडे को ऑब्जर्व किया जाता है? तो मई मंथ के 2nd मंडे को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो ये देख लीजिए, पूरे विश्व में जो कॉमनवेल्थ डे है वो मई मंथ के 2nd मंडे को ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन सिर्फ इंडिया की बात करें तो कॉमनवेल्थ डे 24 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, इसलिए हमने 24 मई में ये क्वेश्चन लिया है। कॉमनवेल्थ डे को एम्पायर्स डे भी कहते हैं। थीम क्या है कॉमनवेल्थ डे का? डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। ये देख लीजिए आप, क्वीन विक्टोरिया का मतलब की डेथ हो गई थी, उसके बाद ही जो उनका पहला बर्थडे पड़ा था 24 मई को 1902 में, उसी दिन ये कॉमनवेल्थ डे इंडिया में मनाया गया था। इसीलिए इंडिया में कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाते हैं। हालांकि ऑल ओवर वर्ल्ड में कब मनाते हैं? 2nd मंडे ऑफ मई मंथ। कॉमनवेल्थ में कितनी कंट्रीज हैं? 54 हैं। रिसेंटली मालदीव वापस से कॉमनवेल्थ का मेंबर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, ये बुक किसने लिखी है? तो इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स ये बुक लिखी है शिवशंकर मेनन ने। किसने? शिवशंकर मेनन। बस नाम याद रखिए, शिवशंकर मेनन। बुक का नाम है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, द पास्ट एंड प्रेजेंट। ये देख लीजिए, द पास्ट एंड प्रेजेंट। शिवशंकर मेनन कौन थे? मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, जिन्होंने ये बुक लिखी है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी ऑक्सीजन जरूरतों को पूरा करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम लॉन्च की गई है? तो मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च की। किसने? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। देख लीजिए, ऑक्सीजन क्राइसिस आया था कोविड काल में, आपको पता ही है। उसको देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन जरूरतों को देखते हुए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम लॉन्च की है, जिसमें वो 100% तक इंसेंटिव देगा, फिर उनके GST भी माफ़ करेगा अगर आप ऑक्सीजन फैक्ट्री सेटअप करते हैं। तो स्कीम का नाम याद रखिए क्योंकि स्टेट रिलेटेड है। तो मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम किसने लॉन्च की है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। मैप में देख लीजिए आप। चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है उद्धव ठाकरे, गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है। और कल बिहार गवर्नमेंट ने क्या लिया था? स्कीम लॉन्च की थी हिट कोविड ऐप, हिट कोविड मोबाइल ऐप लॉन्च किया था बिहार गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वजीरेक्स, वजीरेक्स किस कंट्री के क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है? तो वजीरेक्स इंडिया का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। चर्चा में क्यों था?
चर्चा में इसलिए है क्योंकि इंडिया में दो मेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैं, वजीरेक्स एंड कॉइन DCX। काफ़ी बुरी तरह से ये पीड़ित हो गए कल जब बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से एकदम से गिर गया, तो इसलिए चर्चा में था। वजीरेक्स मुंबई में है, आपको पता ही है एक्सचेंज सारे मोस्टली मुंबई में ही है, तो वजीरेक्स भी मुंबई में है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है इंडिया का। ये देख लीजिए 30% प्राइस गिर गया था बिटकॉइन का, इसलिए चर्चा में थे। बाकी आपको पता ही है बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। जब आपसे एग्जाम में पूछे हैं कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन किस फॉर्म में होता है, तो ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है, ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात यास, इसने रिसेंटली बंगाल, वेस्ट बंगाल जिसको कहते हैं आप, और उड़ीसा दोनों को हिट किया है। आपको पता ना ये यास नाम किसने दिया है, तो ओमान ने, किसने, ओमान ने यास नाम दिया है। ये देख लीजिए कैटेगरी 5 का तूफान है, ये जरूर याद रखिएगा कैटेगरी यास। इसने वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को टच कर दिया है 26 मई को। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तूफान है, जैसे अम्फान था ना लास्ट ईयर आया था, वैसे ही सेम बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। यास नाम जो है ओमान ने दिया है। ओमान में जैस्मीन जैसा एक पेड़ होता है जो कि काफ़ी अच्छी सुगंध देता है, उसको कहते हैं यास। अजीब नाम दिया है, सुगंध बिखेरने वाला यास, और यहाँ पे तहलका मचा रहा है यास। ढंग का नाम तो देना चाहिए। खैर WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1950 में स्थापना हुई थी 23 मार्च। हेडक्वार्टर है जिनीवा में। प्रेसिडेंट कौन है, डेविड ग्रिम्स। यास साइक्लोन किसने नाम दिया, ओमान ने। ताउते ये जो आया था वेस्टर्न कोस्ट पे, उसको नाम किसने दिया था, म्यांमार। नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने वैक्सीनेशन प्लान के लिए, ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान के लिए कितना फंड अमाउंट प्रपोज किया है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि अगर $50 बिलियन हो, कितना, $50 बिलियन हो, तो ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान लॉन्च कर सकते हैं, जिसके तहत ग्लोबल पॉपुलेशन का 40%, कम से कम 40% वैक्सीनेट किया जाएगा। तो IMF ने कहा है कि अगर $50 बिलियन हो तो ग्लोबल पॉपुलेशन का 40% कम से कम वैक्सीनेट किया जाएगा 2021 के एंड तक, और फर्स्ट हाफ जो होगा 2022 का, उसमें 60% तक ये टारगेट पहुंच जाएगा। तो याद रखिएगा IMF ने कहा है कि $50 बिलियन लगेंगे अगर 60% पॉपुलेशन को 2022 के हाफ तक वैक्सीनेट करना है। कब कहा इन्होंने, तो इटली में मीटिंग हो रही थी G20 की, उस दौरान IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने ये अनाउंसमेंट किया। IMF की बात करें, ये देख लीजिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 दिसंबर में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ हैं। IMF इस समय चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसका 190वां 190th मेंबर कौन बना था, एंडोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन्होंने MCA 21 वर्जन 3.0 का फर्स्ट फेज लॉन्च किया है। आपको पता नहीं ये MCA 21 जो वर्जन है ये स्टार्ट कब से हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2006 में। कब, 2006 में। ये देख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने MC का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होता है, बस याद रखिएगा। MCA 21 वर्जन 3.0 का फर्स्ट फेज लॉन्च कर दिया है। इसमें 2 नए मॉड्यूल लॉन्च किए गए हैं। साथ ही साथ आप याद रखिएगा MCA, सिर्फ इतना याद रखिए, MCA में जितनी भी नई कंपनीज खुलती हैं उनको रजिस्टर करवाना होता है। तो MCA 21 एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर सभी कंपनीज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। MCA 21 वर्जन ये लॉन्च किया था 2006 में, इतना याद रखिएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टेमिस प्रोग्राम, ये किस स्पेस एजेंसी का प्रोग्राम है। तो आर्टेमिस प्रोग्राम नासा का लूनर मिशन है, आप सभी को पता है, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट की जो नासा है 2023 में वो अपना चंद्रमा पर रोबोट भेज रही है, रोबोट, इसीलिए उसका नाम है आर्टेमिस प्रोग्राम। पहली बार कोई रोबोट जाएगा चंद्रमा पर 2023 के लास्ट में। मोबाइल रोबोट मतलब मोबाइल लेके नहीं जाएगा, मतलब मोबिलाइजेशन का काम करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। तो आर्टेमिस प्रोग्राम नासा का प्रोग्राम है जिसके तहत 2023 के लास्ट में मून पर एक चलता फिरता रोबोट भेजना है, खासकर लूनर के साउथ पोल की जानकारी देगा। नासा की बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में स्थापना हुई थी, जब हमारे यहाँ DRDO की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, और 14वें नासा चीफ कौन है, बिल लेंसन, नाम याद रखिएगा इनका, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फेमस पर्सनालिटीज जिनका निधन हो गया। युआन लॉन्गपिंग, श्री कुमार बनर्जी, देख लेते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चाइना के फादर ऑफ हाइब्रिडाइज,
चाइना के फादर ऑफ हाइब्रिड राइस युआन लोंगपिंग का निधन हो गया। ये हैं युआन लोंगपिंग, चाइना के जो हाइब्रिड राइस है उसके फादर हैं, इनका निधन हो गया। तो इंपॉर्टेंट हो गए ना आपके, युआन लोंगपिंग याद रखिएगा। दूसरे कौन है? एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन, फॉर्मर चेयरपर्सन श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया। तो एटॉमिक फील्ड से रिलेटेड थे श्री कुमार बनर्जी, इनका भी निधन हो गया। 2005 में इनको पद्मश्री मिला था, 1989 में शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। तो श्री कुमार बनर्जी का नाम याद रखिएगा, एटॉमिक एनर्जी फील्ड से रिलेटेड है। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है 2। आई होप कि आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।